Hello, dear students. Welcome to class 11, chapter 1, some basic concepts of chemistry, part 4. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, साइंटिफिक नोटेशन, एक्सेट्रा. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आप लोग साथ में पढ़ें. मैं यही रिकमेंड करूंगी आप लोग साथ में पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, एक दूसरे के आइडियाज लें. कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस तरह से आपको कहाँ पे क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आइडियाज हैं आपके, कहाँ-कहाँ आपको क्या-क्या एग्जांपल्स हैं आपके दिमाग में, वो सारे के सारे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर. और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है सो दैट कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो. सारी की सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए क्योंकि सारी पार्ट्स में है, तो एक भी पार्ट अगर आप मिस करेंगे तो आपको सीक्वेंस समझ नहीं आएगा. ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास. वॉल्यूम से. वॉल्यूम क्या होता है? आपने पहले ही भी क्लासेस में पढ़ा होगा. वॉल्यूम सबको पता ही होगा 11th क्लास में आते-आते कि वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस. इट हैज द यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब. लेंथ क्यों लिया गया है यहाँ पे? लीटर क्यों नहीं लिया गया है? एसआई यूनिट्स में हम लोग बात करते हैं. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एसआई यूनिट ने, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट है, उसने हमें 7 बेस यूनिट्स दिए हैं. लेंथ था, केल्विन था, टेम्परेचर के लिए था और कैंडेला था, राइट? तो ये सब दिए थे. तो लेंथ आता है वॉल्यूम के लिए एल, इसका सिंबल मीटर, इसका यूनिट. ठीक है, तो एल क्यूब इसका. वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल यूनिट होता है, राइट? तो लेंथ क्यूब आएगा. लेंथ सिंपली हो जाएगा तो वो लेंथ मेजर होगी, वो वॉल्यूम मेजर नहीं होगी. लेंथ को अगर आप 3 डायमेंशनल में मेजर करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो आती है वॉल्यूम. ये आपने मैथ्स क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो वॉल्यूम तो सबको अच्छे से पता होगा ही कि क्या होती है वॉल्यूम एग्जैक्टली. बस इस यहाँ पे याद रखने वाली पॉइंट जो है वो ये है कि एसआई सिस्टम में वॉल्यूम हैज यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूब, पर लैब्स में हम लोग सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स आर ऑफन यूज्ड. क्यों यूज करते हैं? वीडियो एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सोचिए, कमेंट्स में बताइए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए. इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो रीजन बहुत ही सिंपल है इसका. लैब में जो हम स्टडी करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस को, जो भी हम केमिकल नेचर उनका स्टडी कर रहे होते हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट होता है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है, राइट? तो छोटा सा अमाउंट होता है, इसीलिए अगर हम उसको नहीं सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में लेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस जो है मीटर में बदलने के लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अननेसेसरली, और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, right? It will be a wastage of time and accuracy will also not be achieved. हम accuracy और precision achieve नहीं कर पाएंगे. इसीलिए जो units हैं हमेशा कैसे रखी जाती हैं? जो बहुत ही नजदीक होती हैं आपके रिजल्ट के, जो बहुत ही सटीक आपको रिजल्ट्स दे सके, वो यूनिट्स हम रखते हैं क्योंकि कन्वर्जन तो हम एनी टाइम कर ही सकते हैं, राइट? बट बार बार इस तरह से अगर हम छोटे छोटे यूनिट्स को मीटर क्यूब में करने लगेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएंगी, बहुत ही मीनिंगलेस हो जाएंगी, राइट? तो इस वजह से हम लोग लैब्स में सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं, बट वो एसआई यूनिट नहीं होता. अच्छा, अब आते हैं लिक्विड पर. अ कॉमन यूनिट दैट इज लिटर, which is not an SI unit, is used for measurement of volume of liquid. तो लीटर जो है वो SI यूनिट नहीं है, बट फिर भी हम उसको मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, राइट? तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना ml? आप सबको पता ही होगा. कमेंट्स में लिख के बताइए जल्दी से, वो जरूरत भी नहीं है, स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है. 1000 ml होता है. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. ठीक है. और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 0.001 डेसीमीटर क्यूब, राइट? और 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट? अब यहाँ पे आप डायग्राम से भी ये चीज समझ सकते हैं. डायग्राम मैंने इंक्लूड इसीलिए किया है यहाँ पे सो दैट आपको एक हैंडी चीजें मिल जाए यहाँ पर. ठीक है, 1 लीटर हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1000 ml हो गया, ये सारी चीजें की सारी यहाँ पे हैं. तो वॉल्यूम के सारे यूनिट्स हैं. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, राइट? अगर आप एक जैसे ये क्यूब है, इसका आप एक एक तरफ से लेंथ ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ये 10
क्यूब का लेंथ एक तरफ से ले रहे हैं तो आएगा 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. अब जो अब ये 10 सेंटीमीटर लिया है आपने, 10 सेंटीमीटर और ये 1 डेसीमीटर, इसको जब आप क्यूब कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, आपके पास ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. ये कन्वर्जन याद रखने की चीज है, ठीक है, कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे. नेक्स्ट चलते हैं. अब एक क्वेश्चन है छोटा सा जो कि आपको कमेंट्स में मुझे लिख के बताना होगा. अब हमने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको वॉल्यूम समझ में आ गया कि ये वॉल्यूम होता है, राइट. नाउ व्हाट इज द पर्पस, और हम कह सकते हैं की डिफरेंस ऑफ यूजिंग दिस डिफरेंट वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस. ये क्यों इतने सारे डिवाइसेस बना के रखे हुए हैं. ब्यूरेट है, ठीक है, ये ब्यूरेट है, पिपेट है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है. ये सब क्यों बना के रखे हुए हैं, इनका क्या पर्पस है, क्या क्या डिफरेंस है इन सब में, ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है. देखते हैं कौन बताता है सबसे जल्दी और सबसे करेक्ट. नेक्स्ट आता है डेंसिटी. डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है मास अपॉन वॉल्यूम. मास का क्या है यूनिट, किलोग्राम. वॉल्यूम का है मीटर क्यूब. तो डेंसिटी का क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एज सिंपल एज दैट. डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. जो भी उसका डेंसिटी कितने डेंस तरीके से वो मेजर्ड है, कितने डेंस तरीके से वो कितने डेंस तरीके से वो पैक्ड है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, राइट. तो अभी ये डायग्राम में चलिए पहले ये टेक्स्ट करते हैं. SI unit of density is kilogram per meter cube. In labs, it is measured in grams per centimeter cube for the reason being same as I told you in the concept of volume. जो volume में बताया था वही reason है यहाँ पे. Density of a substance tells us about how closely its particles are packed. If density is more, it means particles are more closely packed. अब आते हैं डायग्राम पे. इसमें क्या है, गैस से लिक्विड से सॉलिड. गैस का डेंसिटी बहुत लो है. अब सिंपल हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी लो है का क्या मतलब है, दैट मींस ये फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो लो कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू हाई होगी इसके न्यूमिनेटर से. तो डेफिनेटली गैस का जो मास है वो कम है और वॉल्यूम उसकी बहुत ज्यादा है मास के कंपैरिजन में. तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी. सॉलिड के केस में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है. लिक्विड तो इनके इंटरमीडिएट है, राइट. तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मास बहुत ज्यादा होता है और वॉल्यूम बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है. मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम कम होती है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वॉल्यूम कम होती है सॉलिड की, नो. इट इज अ रेशियो, इट इज इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर, राइट. तो गैस में जहाँ पे मास ज्यादा था, सॉरी मास कम था वॉल्यूम ज्यादा था, सॉलिड में क्या होगा कि मास ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, सो दैट की डेंसिटी ज्यादा आएगी. नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर. नाउ देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर. 3 common scales to measure temperature, right? Degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. यहाँ पे K जो है Kelvin हमने पहले देखा था, K is the SI unit, so this is important. This is the point to be remembered, right? K is the SI unit, Kelvin. हालांकि हमारे पास 3 स्केल्स है मेजर करने के लिए टेम्परेचर, बट जो SI यूनिट है वो क्या है, केल्विन है. सेल्सियस स्केल में हम मेजर करते हैं 0 डिग्री से 100 डिग्री तक. फ़ारेनहाइट में हम मेजर करते हैं 32 से 212 डिग्री तक.
ये सेल्सियस स्केल आ गया आपका, ये सेल्सियस स्केल हो गया 0 डिग्री से 100 डिग्री तक। फ़ारेनहाइट स्केल हो गया आपका 32 डिग्री से 212 डिग्री तक। रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्केल्स इज दिस, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 होल फ्रैक्शन इनटू डिग्री सेल्सियस, जो भी वैल्यू होगी आपके डिग्री सेल्सियस में उसमें प्लस 32। सिंपल, I think it's quite simple. Please note it down in your notebook. Next is the Kelvin scale is related to Celsius scale as follows. ठीक है, it is as follows. K is equal to degree Celsius plus 273.15. It's very simple, very 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 simple. बस जो भी डिग्री सेल्सियस में है उसमें आपको 273.15 जोड़ना है और आपका केल्विन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नोट इसमें दिया हुआ है, कुछ नोट क्या है देख लेते हैं। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, but in Kelvin scale negative temperature is not possible, right? So please mark it, dear students, please mark it. सेल्सियस स्केल में आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है, 0 से कम वाली वैल्यूज भी आ सकती है, बट केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें 273 ऐड कर रहे हैं, राइट? बट फिर भी अगर इतना बहुत ज्यादा अगर माइनस में है और 273 ऐड करके भी माइनस में आ रहा है, बट नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है केल्विन स्केल में, वो अलाउ नहीं करता है, राइट? यहाँ पे आपका आ गया ये आ गया आपका केल्विन स्केल, ये सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल, राइट? आप आराम से इसमें कन्वर्जन्स देख सकते हैं। डिग्री का 0 तो केल्विन का 273.15 के और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री विच इज ऑल्सो 0 डिग्री क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? उसमें 273.15 ऐड कीजिए, क्या आएगा? 298 केल्विन इन्होंने अप्रोक्सीमेट लिख दिया है, राइट? और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर। अब इससे 12 डिग्री और हम बढ़ेंगे 37 डिग्री, तो ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर यही है। केल्विन में हमारा 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री केल्विन, राइट? अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, ये बेसिकली इस चीज से, इस वजह से ये डायग्राम बहुत काम का होने वाला है आपके लिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो केल्विन में 373 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री केल्विन, राइट? बढ़ते हैं आगे। नाउ अब हमने सर्टेनिटी ये सब पढ़ लिया, ये इस तरह होता है, ये इसका यूनिट ये होता है, इस तरह से मेजर होता है, बट क्या सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, सारी मेजरमेंट्स होती है, वो सर्टेन होती है, वो इतनी इजी होती है कि करेक्टली एक ही बार में सारे रिजल्ट्स ठीक आ जाएं? अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट्स में, राइट? तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर क्या है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग? The mass standard is the kilogram since 1889। 1889 से ही जो मास का स्टैंडर्ड था या जो मास की यूनिट थी वो थी किलोग्राम, राइट? नेक्स्ट इज कैलिब्रेटेड मीटर स्टिक्स हो गए। एनालिटिकल बैलेंसेस आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू मेजर द रिजल्ट्स और अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स पार्टिसिपेटिंग और फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये सब चीजें यूज होती हैं। कैलिब्रेटेड, वो कैलिब्रेटेड मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट को मेजर जो कर सके जो चीज, उसको कहते हैं हम कैलिब्रेटेड, राइट? तो कोई भी मीटर स्टिक नहीं, बल्कि कैलिब्रेटेड मीटर स्टिक्स और एनालिटिकल बैलेंसेस जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट्स को भी मेजर कर सके, इस तरह से उनको डिजाइन किया जाता है, इस तरह से उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है सो दैट वो कैलिब्रेटेड होते हैं, वहां पे कैलिब्रेशन होती है, आप कोई भी यूनिट उसमें मेजर कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह का उनका सिस्टम होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है।
that was used by scientists to measure the results and amounts of components participating or formed in chemical reaction. ठीक है, जो भी chemical reaction में participate कर रहे हैं या form हो रहे हैं, वो जो components हैं उनको measure करने के लिए ये चीजें use करते हैं, right? Next आता है आपका, it has been defined as the mass of platinum iridium PTIR cylinder that is stored in an airtight jar at International Bureau of Weights and Measures in Sivers, France. PTIR was chosen for this standard because it is highly resistant to chemical attack and its mass will not change for an extremely long time. बात समझ में आ गई? इसमें क्या है, कह रहा है कि जो मास है, मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम इज चोजन एज स्टैंडर्ड। ये इसका जो मास है ये हमने स्टैंडर्ड बनाया है, इसको स्टैंडर्ड रखा है। क्यों स्टैंडर्ड रखा है? क्योंकि ये हाईली रेसिस्टेंट है केमिकल अटैक से, इस पे केमिकल अटैक्स नहीं होते, बहुत ही स्टेबल टाइप का जो है ये सब्सटेंस है एंड इट्स मास इज विल नॉट चेंज फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली क्योंकि केमिकल अटैक नहीं हो रहा है, इस पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है बहुत आसानी से, तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आराम से रहता है, बिल्कुल अपनी मास को चेंज किए बिना रहता है। तो मास का जो स्टैंडर्ड हमने लिया है वो इसको लिया है, और ये कहाँ रखा हुआ है, ये एयर टाइट जार में रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सीवर्स, फ्रांस में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना पूछे आपसे एनसीईआरटी में, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नोटेशन। नाउ हाउ विल यू फील इफ आई राइट लाइक दिस? क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या ये कन्वीनियंट लग रहा है आपको? इसको अटेम्प्ट करने का कोई हिम्मत हो रही है, मन कर रहा है? I don't think it is making you happy, right? So what if I ask you to do the calculation as this? इस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं तो क्या आप कैलकुलेट करके मुझे रिजल्ट बता पाओगे? आई थिंक, मेरा विश्वास है कि 99% बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे इस सेकेंड वाला जो कैलकुलेशन है, इसको मेरे ख्याल से सभी लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आगे हम पढ़ेंगे कैसे करना है, वो आपने ऑलरेडी मैथ्स क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो इट इज लाइक सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसको इक्वेशन को जो ये 10 वाला है, 10 को कॉमन लेके सबको एडजस्ट करना है, सबको लिखना है। तो आई थिंक दिस इज मच इजियर टू कैलकुलेट, राइट? तो इसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन इसी तरीके से चलता है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिविजन कैसे होता है। These two operations follow the same rules which are there for exponential numbers, right? Exponential numbers के लिए जो rules होते हैं ना scientific notation में, multiplication और division में वही rules apply होते हैं। ये आ गया आपका 5.6 into 10 to the power 5 into 6.9 into 10 to the power 8। अब इसको आप कैसे करेंगे? इसका रूल यही होता है कि ये जो 10 to the power 5 यहाँ पे है और ये 10 to the power 8 यहाँ पे है, इसके बीच में ये है, राइट? ये है ना, ये इनटू का साइन। तो जब भी इनटू का साइन होता है एक्सपोनेंट्स के बीच में और बेस सेम होता है 10 10 और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये ऐड हो जाते हैं। और बाकी क्या होगा? ऑब्वियसली बाकी तो सिंपल है, 5.6 into 6.9, तो 10 is to power 5 plus 8, ये हो गया 10 is to power 13। यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करके ये निकाला 10 is to power 13। अब 38.64 था, अब हमने इसको बिल्कुल बेसिक फॉर्म में हम इसको ले आए, 3.864 into 10 is to power 14। अब हमने यहाँ पे इसको एक पीछे किया, तो यहाँ पे एक पावर ऐड हो गई, सो दैट कि जब हम इसको एक्सपैंड करें तो इन दोनों का रिजल्ट, इसका और इसका, वो सेम हो, इक्वल हो, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, ये माइनस में वैल्यूज है 9.8 into 10 to the power -2 into 2.5 into 10 to the power -6। ये अगेन आपका आया
ये अगेन वही है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, 10⁻⁻² प्लस -6। तो क्या हुआ, माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 10⁻⁻² -6 दैट इज 10⁻⁻8। ये तो जैसे अपना चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अब हमने इसमें क्या किया, यहाँ हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, 24.50 को हमने लिखा 2.45, राइट। 24.5 को हमने क्या लिखा, 2.45। तो एक हम जब डेसिमल को पीछे लेके गए तो हमने यहाँ पे इंटू एक ऐड कर दिया, तो -8 + 1 क्या होगा, -8 + 1 इज -7। ये आ गया आपका आंसर, -7, 10⁻⁻7, राइट। राइट। नेक्स्ट इज डिविजन। 2.7 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.5 into 10⁻⁴। तो जब डिवीजन में होते हैं तब क्या होता है, तब माइनस हो जाता है। 10 ये तो आपका नॉर्मल चलेगा, 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5 into 10 10 to the power -3 -4, सिंपल, इट्स 10⁻⁻7। अब ये आ रहा था आपका डिवाइड करके 0.4909। तो हमने क्या किया, इसको स्टेबल दिखाने के लिए एक के बाद हमने पॉइंट डाल दिया, लेफ्ट से एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट डाल दिया, ठीक है। इंटू 10 किया, दैट मीन्स, राइट। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, -1 -7, क्योंकि हमारा रिजल्ट ओरिजिनल वाला क्या है, ओरिजिनल वाला रिजल्ट हमारा ये है, दिस इज आवर ओरिजिनल रिजल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती इंटू 10 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें -1 करना पड़ेगा, राइट। हम यहाँ पे 10 कर रहे हैं ना, 0.4909, तो 4.0 इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसको पीछे करना पड़ेगा, सो दैट इनकी वैल्यूज जो है वो इक्वल आए, ये इक्वल आए ऐसे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एडिशन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। एडिशन में क्या होता है, मेक द एक्सपोनेंट सेम फॉर बोथ द नंबर्स। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्सपोनेंट को, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे 6.65 into 10⁻⁴ प्लस 8.95 into 10⁻³ क्या होगा, मेक द एक्सपोनेंट सेम फॉर बोथ द नंबर्स, 10⁻⁴, 10⁻³ चलो भाई पास पास है, आराम से जो है एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे। नाउ द नंबर्स बिकम 6.65 into 10⁻⁴ प्लस 0.895 into 10⁻⁴। जब भी आप पावर बढ़ा रहे हैं, 3 से आपने 4 किया, तो यहाँ जो डेसिमल है वो पीछे जाएगा, राइट, पीछे जाएगा, क्योंकि हमें ओरिजिनल जो रिजल्ट है या जो नंबर है ओरिजिनल, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ एडजस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, इसको एक दूसरा तरीके से लिख जरूर सकते हैं। तो ये 10⁻⁴ जो है और ये 10⁻³ जो है, यहाँ पे जब ये इसके साथ ऑपरेट होंगे, 8.95 के साथ ऑपरेट करेंगे हम इसको, तो हमारे पास यही आना चाहिए, ओरिजिनली यही चीज आनी चाहिए, राइट। नाउ अब स्टेप 2 क्या होगा, एड other numbers after taking the exponent common, and this will be 6.65 plus this number into 10⁻⁴, क्योंकि आपने ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है। 6.65 में आपको 0.895 ऐड करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁴। आपने एक्सपोनेंट्स को कॉमन लेना है, तभी आप ऐड कर पाएंगे, राइट। और उसका तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया, सॉरी जी। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में अगेन इस तरह से ही है, सेम एक्सपोनेंट को हमें सेम करना है। 2.5 into 10⁻⁻² subtracted from, sorry, subtracted by 4.8 into 10⁻⁻3. So this will be 2.5 into 10⁻⁻2
एंड माइनस 0.48, आप किसी को भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 पॉइंट, आप इसको इसको -3 है तो यहाँ पे -3 भी बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इट विल बी 2.5 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 4.48। आपने इसको इधर कर दिया एक, तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। -3 + 1 क्या हो जाएगा? -2। -3 + 1 इज इक्वल टू -2, राइट, जो कि यहाँ ये आ चुका है, क्योंकि -3 जो यहाँ पे था वो आपने इसको पीछे लेके गए, तो आपको यहाँ पे एक ऐड करना पड़ा। आपने -2 लिया, दोनों को कॉमन लिया और ये आंसर आपका आ गया 2.02 इंटू 10⁻⁻2, राइट। आई होप आपको समझ आया है। कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन आपके हाथ में है ही, कमेंट कीजिए फटाफट से और बताइए कहाँ पे आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, या आपके पास और कोई एग्जांपल्स हैं, आइडियाज हैं। यू आर वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। प्लीज कमेंट एंड एंगेज विद द क्लास। जितना आप इंटरैक्ट करेंगे, जितना आप एंगेज होंगे, उतना ही ज्यादा गेन करेंगे, उतना ही ज्यादा चीजों को समझेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस करके आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे। Dimensional analysis is what is unit factor or factor label method and how to apply it, right? How many seconds are there in 2 days? Solution, we know 1 day is equal to 24 days. तो हमें यहाँ पे सिंपल एक चीज याद रखनी है यूनिट फैक्टर मेथड में, कि हमें डिनोमिनेटर में वही चीज लेनी है जो पहले उससे प्रीसीडिंग जो नंबर्स हैं उसका न्यूमरेटर में जो है, सो दैट कि वो कैंसल आउट हो जाए। अब देखिए कैसे अप्रोच करता है इसको। एक एग्जांपल हमने ले लिया है यहाँ पर यूनिट फैक्टर या फैक्टर लेवल मेथड का। सेकंड्स फाइंड आउट करने हैं हमें डेज में। 2 डेज में कितने होते हैं? नाउ वी नो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 1 डे बाय 24 आवर्स लिखूं मैं, या 24 आवर्स बाय 1 डे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। यूनिट फैक्टर मेथड ना, तो 1 से निकालेंगे हम, 1 से इक्वेट करके निकालेंगे। ऑल्सो 1 आवर और 1h is equal to 60 minutes. Now applying unit factor method. Yes, so now applying unit factor method, 2 day into 24 hours divided by 1 day into 60 minutes by 1 hour into 60 seconds by 1 minute. तो अब आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, 2 डे इंटू 2 आवर्स डिवाइडेड बाय 1 डे। अब 2 यहाँ पे डे से डे कैंसिल हो जाएगा, डे से डे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ मिनट से, सॉरी सॉरी सॉरी, मिनट से नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ये सही, yes, now it's fine. So day is I lost my pen. Okay, I got it. It's डे से डे कैंसिल हो गया, ठीक है। आर से ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, आर से आर कैंसिल हो गया, ये न्यूमरेटर में है मिनट्स, ये डिनोमिनेटर में है मिनट, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? सारे के सारे यूनिट्स कैंसिल हो गए एक्सेप्ट सेकेंड्स के। तो सेकेंड्स ही हमें चाहिए। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, सेकेंड्स ही पूछा है ना। तो नाउ अप्लाइंग यूनिट फैक्टर मेथड,
इससे हमें सेकेंड्स मिल गया 2 into 24 into 60 into 60 सेकेंड्स विच इज नथिंग बट 172,800 सेकेंड्स। कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं, हमें जो मेजर चीज है, जो बेसिक चीज है, वो हमें सेकेंड्स निकालनी है, राइट। जो हमें यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे डिराइव करना है, तो उसी के लिए यूनिट मेथड होता है। हम पहले देखेंगे कि हम जो हमें नोन यूनिट है उससे स्टार्ट करते हुए, जैसे हमने यहाँ पे डे को आवर्स से स्टार्ट किया, डे को स्टार्ट करते हुए डे आवर्स में आया, आवर्स मिनट्स में आया, मिनट्स आया सेकंड में, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया सेकंड में। तो इसी तरह से हमें इसको 1 से इक्वेट करके, ये कुछ नहीं किया है, 1/24 इज इक्वल टू 1 आएगा ना, और 24 आवर्स बाय 1 डे इज इक्वल टू वो भी 1 आएगा, तो दोनों सेम हो गए। पर हम एक लेंगे और एक नहीं लेंगे। एक कैसे लेंगे? जिसका कि न्यूमरेटर जो है, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो पहले वाले के न्यूमरेटर से कैंसल आउट हो रहा हो, वो वाला यूनिट मेथड लेकर, वो वाला नंबर लेकर हम लोग चलेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर वाइंड अप। होप आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, राइट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 5 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग, गुड लक, बाय बाय।